Assalamualaikum and welcome back again. Today what we are doing winter 25 paper 1 2. Oh my god, the latest paper that we have got. अच्छा बेटे तसल्ली से समझना, कोई मसला है कोई परेशानी आए पूछना, ओके और ना समझ में आने की सूरत में बताना बेटा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा. ओके अच्छा, ये माइक्रोमीटर है. यूज़ किस लिए होता है बेटा? इट इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ बेटे, और बेसिकली थिकनेस मेजर करने के लिए होता है. अब इन्होंने बोला माइक्रोमीटर पे रीडिंग ज़रा बता दें क्या होगी आपके पास. तो लेट्स चेक बेटे. ज़रा आप देखें यहाँ पर आपके पास ये होता है मेन स्केल. ये 5 है, ठीक है. दिस इज 6, दिस इज 7, सो दिस शुड बी 7.5. तो आपके पास मेन स्केल पे रीडिंग आ गई 7.5. सर्कुलर स्केल पे कितनी आई हुई है बेटे? 25. तो हम इसको 25 नहीं सपोज करते. दिस इज 0.25. तो दिस इज 0.25 बेटे. सो व्हाट विल बी द ओवरऑल आंसर? 7.75. सो 7.75 मिलीमीटर इज योर फाइनल आंसर. ओके रीडिंग बतानी थी. अच्छा, दो फोर्सेस हैं दे विच आर एक्टिंग एट 90 डिग्री, और ऐसे बेशुमार सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं. और जब भी ये सवाल पूछा जाए बेटे हमेशा याद रखना क्या है, दो रिजल्टेंट आपको इसकी एक रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है. तो अब जरा देखो, इस ऑब्जेक्ट को कोई ऊपर भी खींच रहा है और राइट पर भी खींच रहा है. तो ना तो ये प्रॉपरली ऊपर जाएगा, ना तो ये प्रॉपरली राइट पे जाएगा, बल्कि कहाँ पे जाएगा? इन दोनों के बीच में बेटे. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट हियर बेटे, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट बेटे, हम लोग बना लेते हैं मेरे बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल. सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, ये आपने ये ड्रॉ कर लिया. ये रिजल्टेंट है बेटे, और इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पर एक अदद राइट एंगल ट्राइंगल बनाया बेटा. सो दिस इज़ 1.5 एंड दिस इज़ 2 बेटे. पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. तो व्हाट वाज ऑपोजिट? ऑपोजिट इज 1.5, एडजेसेंट इज 2, एंड यू वांट टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, रूट लगा लो भाई, इतनी क्या टेंशन. ठीक है, अरे यहाँ पे एरो है यहाँ पे. उसका कोई टेंशन ही नहीं है. एरो ऊपर नीचे, अब जैसे कि लेट सपोज, वेरी गुड क्वेश्चन, अगर यहाँ पे होता है एरो और इसका एरो यहाँ पर होता, ठीक है, इसका रिजल्टेंट फिर यहाँ पर होता, तो होता फाइंड आउट फिर भी वैसे ही करते, इन दोनों के बीच में बना देते हैं, लेकिन बस उसकी डायरेक्शन ये हो जाती है बेटा. ठीक है, अभी हमारे पास इसका आंसर आया है बेटा 2.5 न्यूटन्स. सेट हो गया बस. गुड. अच्छा जी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बतानी है. एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, कहाँ लिखा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम? देयर यू गो बेटे. अच्छा, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम नहीं होता, स्पीड अलग चीज़ है, वेलोसिटी अलग चीज़ है बेटे. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज 1/6 द एक्सेलरेशन ऑन अर्थ. ठीक है भाई, मून की ग्रेविटी कितनी है? 1/6 टाइम्स द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. What is the approximate weight of 1 kg mass on moon? पहली चीज, ग्रेविटी ऑफ मून कितनी है? इट इज 1/6 द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी होती है बेटे? 9.8, और उसका 1/6 ग्रेविटी ऑफ मून है, तो 9.8 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 से बेटे. आपको मास दिया हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए मास रिमेन सेम एवरीवेयर बेटे. W इज इक्वल्स टू mg. मास आपके पास 1 है, ग्रेविटी आपके पास है 1/6 टाइम्स बाय 9.8. आप इन सबको कैलकुलेट कर लें इन ऑर्डर टू गेट द वेट बेटे, और वेट आपके पास आ रहा है बेटा 1.6 न्यूटन. मासा ग्रेविटी थी, वेट का फॉर्मूला लगा दिया. क्या होता है वेट का फॉर्मूला? W इज इक्वल्स टू mg. मास है, ग्रेविटी मून की यूज़ करनी है. क्यों? क्योंकि वेट भी आपको कहाँ का निकालना है? मून का फाइंड आउट करना है. यहाँ तक ऑल क्लियर? बेहतरीन. आगे बढ़ते हैं भाई. अ शिप यूजेस अल्ट्रासाउंड. ओ माय गॉड. अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ, एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग सोनार बोलते हैं. सोनार एक ऐसी डिवाइस है जो शिप्स में यूज़ की जाती है, और वो आइसबर्ग्स और ये इस तरीके से आइस ग्लेशियर्स जो होते हैं बेटे, इनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है. टाइटैनिक की शिप का सोनार ही ख़राब हो गया था.
हालांकि जब वो अपनी प्रमोशन कर रहे थे वो बोलते थे कि भाई दिस इज़ अनसिंकेबल शिप, ऐसे चौड़े कर रहे थे भाई। तो भाई फिर वो एक सुनार की वजह से उनकी पूरी शिप का कबाड़ा हो गया भाई। उसी तरीके से ये भी है कि शिप अल्ट्रासाउंड यूज़ कर रही है। द टाइम इंटरवल इज़ 0.52 सेकेंड बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड डिटेक्टिंग द पल्स। अब ज़रा देखो इसका मतलब क्या है कि ये अल्ट्रासाउंड फेंका, टकरा के ये वापस भी आया बेटा। सो दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं एको। तो ये किस चीज़ का क्वेश्चन आ गया बेटा? एको का आ गया। अब एको में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू 2d/t। ये सिर्फ और सिर्फ एको के लिए। वैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, दैट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड बेटे। बट इन एको बेटे आपके पास क्या होगा? ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम होगा। स्पीड आपके पास 1500 आ गई बेटे। 2d आपको निकालना है। टाइम इंटरवल आपके पास कितना दिया हुआ है? 0.52 स्पीड आपको दी हुई थी बेटा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 0.52 1500 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास वहाँ जाकर 2 डिवाइड हो जाएगा एंड देयर यू गो। द फाइनल आंसर इज 390 मीटर्स बेटे। बात समझे बेटे? अच्छा जी, मास को डिफाइन करना और मास किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं वो आपको बताना है बेटा। तो मास होता क्या? फोर्स है? नॉट एट ऑल सर, वेट होती है फोर्स। मास क्या है? मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है बेटे। और इसको मेजर किससे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के, जिसको हम लोग बीम बैलेंस भी बोलते हैं, फिजिकल बैलेंस भी बोलते हैं बेटा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बेटा? दैट्स गुड। अच्छा जी, 2 सिलेंडर्स आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले सिलेंडर में इन्होंने सिर्फ पानी डाला है, फिर उन्होंने एक रॉक डाली बेटा इसके अंदर। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, ये आपके पास पानी का लेवल क्या हो गया? राइज हो गया। मेजरिंग सिलेंडर मेजर क्या करता है? वॉल्यूम। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका वॉल्यूम है? वाटर का। कितना है? 32, 34, 35। 32, 34 एंड दिस इज 35। ये 36 हो जाएगा, 38 और फिर 40, तो ये 35 आ रहा है। एंड दिस इज ओनली द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ये आपके पास रीडिंग कब आ रही है? जब इसके अंदर हमने रॉक भी डाल दिया है बेटा। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस द वॉल्यूम ऑफ रॉक बेटे। और ये रीडिंग कितनी आ रही है बेटा? 59 आ रही है बेटे। 59.5 नहीं आ रही? नहीं, देखो ये हर बॉक्स 2 का है बेटा। देखो 52, 54, 56, 58, तो ये 60, तो 58 और 60 के बीच में 59 बेटे। ठीक हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था? यू वांटेड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एज वेल एज द वॉल्यूम ऑफ रॉक बेटे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो आपके पास 35 आ गया बेटा। वॉल्यूम ऑफ रॉक आप किस तरीके से निकालोगे? दोनों को माइनस कर दो। 59 माइनस 35 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 24 बेटे। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये बेटे इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यही मेथड होता है कि आप एक सिलेंडर लें, उसमें पानी डाल लें, रीडिंग नोट करें, देन यू ऐड द इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट इन दैट सिलेंडर, द वाटर लेवल विल राइज, you will get a new reading and that new reading will tell you the volume of that irregular object plus the water. After that you just have to subtract both the readings in order to find out the volume of an irregular object. Got it? 8. कौन सी क्वांटिटी फोर्स से चेंज हो सकती है बेटे? मास कैन नॉट बी चेंज। ऐसा कोई होता मास को चेंज होता है? डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, अब आपके पास दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। रिजल्टेंट फोर्स दी हुई। अच्छा, अब जरा देखो, इफ यू सी द ग्राफ, इज फोर्स कांस्टेंट? नो, फोर्स इज डिक्रीजिंग। अच्छा, आपके पास अगर फोर्स डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। यहाँ पर आपके पास फोर्स क्या हो गई? 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गई? 0। तो इसका मतलब है आपके पास कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी बेटे। बात समझ रहे हो बेटे? जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो स्पीड कांस्टेंट होती है। तो बेटा इस कौन से पार्ट में एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है?
तो बेटा ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि ये आपके पास ग्राफ डीसेलरेशन शो कर रहा है, कांस्टेंट नहीं। डीसेलरेशन शो कर रहा है, और यहाँ पर आपके पास जीरो स्पीड आ रही है बेटे। अगर इस ग्राफ को देखो तो ये आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज कांस्टेंट डीसेलरेशन। हालांकि यहाँ पे कांस्टेंट डीसेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और पहली चीज़ तो ये है ही डीसेलरेशन, ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। व्हाट इज दिस बेटे, एक्सेलरेटिंग है लेकिन टाइम टू टाइम एक्सेलरेशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज। और एक टाइम आया फिर आपके पास कांस्टेंट स्पीड होगी। सो यस, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। इसी तरीके से बेटे आपके पास यहाँ पे बोला हुआ ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी बेटे। अब मुझे एक बात बताओ कि आपका वेट हमेशा कहाँ पर एक्ट कर रहा होता है बेटा, मिडल। डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है बेटा, बिल्कुल। और फिर उसकी रिएक्शन फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट करेगी बेटे, ऊपर। ठीक है, तो अब जरा देखें, और क्योंकि ये रेस्ट पर है तो इसका मतलब है डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो कहाँ पर इक्वल आ रही हैं बेटे, हमारे पास डी में आ रही हैं। अच्छा, ए में भी हैं, लेकिन जरा देखो ए में वेट ऊपर लिखा हुआ है, वेट कैन नेवर बी अप बेटा, वेट इज ऑलवेज डाउन। लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो पॉइंट होता है जिसके बाद ग्राफ हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं रहता बेटा। तो बेटा ये x जो है व्हाट इज दिस, इसके बाद वही तो हुआ है कि वो हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा, कर्व हो गया। तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्राफ है ना बेटा, ये हुक्स लॉ ओबे कर रहा है। हुक्स लॉ क्या होता है, जस्ट फॉर द क्विक रिवीजन, F इज इक्वल्स टू kx, force is directly proportional to extension until the limit of proportionality is achieved। ठीक हो गया बेटा। एक गाड़ी है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कहाँ पर मूव कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है बेटा। सर्कुलर पाथ में आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट नहीं करनी होती है, यू ऑलरेडी नो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, यू ऑल्सो नो द नेम ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एज वेल। जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है बेटे, दैट इज ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर। जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करिए, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, सर सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे सेंटर की तरफ कौन है। अच्छा, इसी पार्ट में ना पता है ये क्या बोल देते हैं, इसी पार्ट में ये सवाल बोल देते हैं कि बेटे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है बेटे टू फोर्स या एक्सेलरेशन। अब देखो ये एक्सेलरेशन और फोर्स ये डायरेक्शन है ना, इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ये ऑप्शन डी वाली। तो अगर मुझसे पूछते यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो मैं कौन सा ऑप्शन लगाता, डी लगाता, बिकॉज वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और या एक्सेलरेशन। अब आपके पास इन्होंने इस सवाल में बोला हुआ है कि यहाँ पे आपके पास पिवट है, दो ऑब्जेक्ट हैं एक्स एंड वाई, आपके पास 140 है, 220 है, एक थर्ड ऑब्जेक्ट है 110 न्यूटन का। वो रखूँगा तो आपका प्लैंक किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में। वो कहाँ पे रखा जाए, तो मैंने कहा सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग मोमेंट निकाल लेते हैं जो हम लोगों को पता है। देखो ये आपके पास मोमेंट कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स 140, डिस्टेंस इसका 1.2 बेटे। तो हमने क्या किया, 140 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया, 168 आ रहा। अच्छा, ये मोमेंट कौन सा होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है बेटे। तो मैंने लिख दिया है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना आ रहा है, 140 इंटू 1.2, फोर्स टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, तो 168 आ गया। क्लॉकवाइज भी मालूम करके देखते हैं, 220 इंटू 0.55 बेटे। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज 121 बेटे। ठीक हो गया। अब ज़रा देखो इन दोनों मोमेंट में से आपके पास कौन सा मोमेंट कम है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास 110 वाली जो फोर्स है वो यहीं पर ही लगानी चाहिए। मेरी बात समझे बेटे, हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फाइंड आउट कर लिया, क्लॉकवाइज मोमेंट फाइंड आउट कर लिया। इनको माइनस करके देखा, आपके पास क्या आ रहा है, 168 माइनस 121,
दैट इज़ 47। ये मोमेंट ही है बेटे, मतलब अभी 47 न्यूटन मीटर कम है, तभी ये आपके पास बैलेंस नहीं है। मुझे इतना तो समझ में आ गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। मोमेंट का फॉर्मूला, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट कितना है? 47। थर्ड जो ऑब्जेक्ट है उसकी फोर्स कितनी है? अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास फोर्स कितनी है थर्ड ऑब्जेक्ट की बेटे? 110 है बेटे। अब मुझे एक्चुअली में उमैमा यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है कि मैं इस 110 वाले ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूँ। तो इतना तो समझ में आ गया कि सर इसी साइड पे रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर इसी साइड का मोमेंट क्या था? कम था। कहाँ पे रखना है सर? वो डिस्टेंस से पता चलेगा। 47 को 110 से डिवाइड किया तो आंसर आया बेटा 0.43। सो योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.43। अब जरा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 0.5। मतलब इसी के कहीं बीच में ही रखा हुआ होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझे बेटे? अच्छा जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे तुम्हारा बॉडी का तमाम वेट एक्ट कर रहा होता है बेटा। ठीक है, आपको बस यहाँ पे ये बताना है अलग अलग ऑब्जेक्ट विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट सेम हाइट लेस स्टेबल विद बेस लार्जर। नहीं, जिनकी बेस बड़ी होती है। अब जैसे देखो स्पोर्ट कार की एग्जांपल लेते हैं। स्पोर्ट कार की बेस क्या होती है? अच्छी खासी बड़ी, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? लो होता है। ऑब्जेक्ट विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट सेम हाइट आर मोर स्टेबल विद लार्जर बेस। यस, जितनी ज़्यादा बेस बड़ी होगी बेटे उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्मॉलर बेसिस मोर स्टेबल। गलत। मोर स्टेबल इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ हाई। नहीं, स्टेबिलिटी के लिए बेटे याद रखना, फॉर स्टेबिलिटी जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो लो होना चाहिए, और आपकी जो बेस है ना बेटे वो क्या होनी चाहिए? वो लार्ज होनी चाहिए। चेक गुड। एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरीज, फ्यूल, फूड, इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इज अ केमिकल एनर्जी बेटे। अच्छा, अब जरा देखो आपके पास बोला हुआ है द रॉकेट हैज़ अ मास m व्हेन एम्प्टी। ठीक है, उसके अंदर फ्यूल भर दिया गया बेटा। अच्छा, द रॉकेट विद एन अ फ्यूल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ v बेटे। ठीक हो गया। व्हेन द इंजन ऑफ द रॉकेट इज फायर्ड ऑल द फ्यूल इज एक्सपेल्ड एंड द स्पीड ऑफ द रॉकेट इंक्रीजेस टू 2v। स्पीड आपके पास कितनी हो गई है? 2v हो गई है। उन्होंने बोला काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई? डबल हो गई है। स्पीड के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। स्पीड के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है बेटा। यस, तो अब जरा देखो डबल हुई है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो इसका मतलब है सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपके पास बेटे एफिशिएंसी का आपको बताना है। व्हाट इज़ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज़, व्हाट इज़ एफिशिएंसी बताओ? यूजफुल एनर्जी आउटपुट टोटल एनर्जी इनपुट। और अगर परसेंटेज में चाहिए होगा तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। लेकिन अभी हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ऑप्शंस चाहिए। तो यस, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बेटे, यूजफुल एनर्जी आउटपुट बेटे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी तरीके से देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, डिस्टेंस d है, टाइम t है। विच इक्वेशन इज़ यूज टू कैलकुलेट द पावर? पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? वर्क डन ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम। सो पावर इज एनर्जी ओवर टाइम। और वो कौन सी एनर्जी है जो ऊपर जाते वक्त आपके पास यूजअप होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वेरी गुड बेटे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। वेरी गुड बेटे, एक्सीलेंट हो गया। तो mg, अच्छा इन्होंने h को किससे शो किया हुआ है? d से, तो mgd हो गया, और डिवाइड बाय आपके पास क्या हो गया बेटा? टाइम। तो इसका मतलब है b इज़ द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब तो देखो ये आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है बेंच के ऊपर। प्रेशर कितना है? 1 पास्कल। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया। अगर आपके पास प्रेशर 1 है तो इसका मतलब है फोर्स कितना हो गया? 1 न्यूटन।
एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो इन्होंने द वेट ऑफ ब्लॉक 1 न्यूटन एंड एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर बेटे, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पे इन्होंने मासेस लिखे हुए बेटे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सारी चीज़ें गलत नहीं बेटे। अच्छा, डिफरेंट लिक्विड आर पोर इनटू 4 डिफरेंट कंटेनर्स, इन विच ऑफ द कंटेनर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द बॉटम इज ग्रेटेस्ट। फोर्स सबसे ज़्यादा आपके पास कहाँ पर है बेटे। अब जरा देखो, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को प्रेशर का चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हम लोग ऊपर लेके आ रहे हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। अच्छा, लिक्विड की बात हो रही है तो लिक्विड में प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू रॉ जी एच। तो हमने क्या किया, रॉ जी एच बराबर है एफ ओवर ए के, ये एरिया डिवाइड वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अगर तुम्हें ज़्यादा फोर्स चाहिए, देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवन एरिया एज वेल। तो भाई अब मुझे क्या करना है, सबसे आपके पास मुझे सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट फोर्स चाहिए ना। तो हमने क्या किया, हमने देख लिया कि एरिया सबसे ज़्यादा जिसका है ना बेटा, उसकी सबसे ज़्यादा आपके पास क्या हो जाएगी बेटे, फोर्स हो जाएगी। इसी तरीके से एक हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इन तीनों को, या आपके पास हाइट आ गई, या आपके पास डेंसिटी आ गई, या आपके पास एरिया आ गया, और फोर्स इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर जिसका आंसर ग्रेटेस्ट आ रहा है वही आपके पास ग्रेटेस्ट होगा। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वैसे देखने से लगता है ऑप्शन डी तरह देखो, 50 टाइम्स 0.92 इंटू 75, सबसे बड़ी वैल्यूज़ यही, और सबसे बड़ा आंसर मल्टीप्लाई करने पे आ भी इन्हीं के साथ रहा है बेटा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझे बेटे। अच्छा जी, अब जरा देखो अरेंजमेंट क्या है, रैंडम। पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रीली, तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सी स्टेट होगी, गैस होगी। फोर्स बिटवीन द पार्टिकल क्या होगी बेटे, वीकेस्ट, गैस ही रैंडमली मूव करते हैं ना बेटा। और एक्सपेंशन क्या होगी, एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होते कौन है बेटे, गैस के पार्टिकल जी आपके पास सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं। तो 21 का आंसर आपके पास क्या हो गया बेटा, पहले ऑप्शन में गैस आएगा, दूसरे में वीकेस्ट, तीसरे में ग्रेटेस्ट बेटे। अच्छा जी, आपके पास ये एक ट्यूब दी हुई है, यहाँ पे आपको एक अदद लेंथ दी हुई है बेटे, और प्रेशर भी गिवन है। आपके पास इन्होंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, तो बेसिकली बेटे यहाँ पे बॉयल्स लॉ लग रहा है। बॉयल्स लॉ क्या था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और उससे हमने फॉर्मूला निकाला था P1V1 इज इक्वल टू P2V2। प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है, P1 कितना है, दिस इज 1 एक्सपोनेंट 5। V1 वॉल्यूम की जगह लेंथ दी हुई है, यू कैन यूज इट बेटे, आपके पास कितनी दी हुई है, 15। आपको मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रेशर, आपको सेकंड न्यू प्रेशर मालूम करना है जब वॉल्यूम कितना हो गया हो 45। वैसे वॉल्यूम इन्होंने कम किया तो प्रेशर बढ़ना ही चाहिए। तो हम लोग ज़रा इसका प्रेशर निकालते हैं बेटा। तो आपके पास P2 आ रहा है 1.1 10 टू द पावर ऑफ 5 पैस्कल्स। बात समझे बेटे। बॉयल्स लॉ कब लगता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और उससे हम लोगों को पता चलता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। गैस से लिक्विड में गए, कंडेंसेशन। सॉलिड से लिक्विड में गए, फ्रीजिंग। मेल्टिंग। फ्रीजिंग में वो उल्टा होता है बेटा, ठीक है। तो कंडेंसेशन एंड मेल्टिंग बेटे। 24 बेटे, आपके पास एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय थर्मल रेडिएशन। रेडिएशंस के थ्रू आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। विच सरफेस ट्रांसफ़र एनर्जी बाय थर्मल एट फास्टर स्टेट। ब्लैक शाइनी रिफ्लेक्ट कर देगा, वैसे डल हो जाएगा। ब्लैक एंड डल बेटे, गुड। अच्छा जी, 4 कॉपर surfaces have identical surface color and identical surface texture. Okay. From they have different surface temperature and surface area. सबसे ज़्यादा emit कौन करेगा, सबसे ज़्यादा emit वही करेगा जो सबसे ज़्यादा absorb करेगा। सबसे ज़्यादा absorb कौन करेगा सर, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा हो, जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो।
तो बेटा जिसका एरिया सबसे ज़्यादा, जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, वो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करेगा और वो इमिट भी ज़्यादा करेगा। और ये दोनों स्पेशलिटी आपके पास ऑप्शन डी में पाई जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें आपको निकालना है स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड। आपके पास सॉरी अल्ट्रासाउंड, इनमें से कौन कौन सी हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। बेटा अल्ट्रासाउंड होती कौन है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000। तो अब जरा देखो, मैं हर जगह लगा दूंगा V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए F इज इक्वल्स टू V ओवर लैम्डा। तो यहाँ पे कर दूंगा 340 ओवर 0.19। इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा 1500 ओवर 0.05। थर्ड हो जाएगा 4000 ओवर 0.23। फोर्थ हो जाएगा 6700 डिवाइड बाई 0.31। सबकी स्पीड को किससे डिवाइड कर दिया बेटा, वेवलेंथ से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास बेटा एक तो इसका आंसर 20,000 से ज़्यादा आ रहा है बेटा, और सिमिलरली बेटा इसका आंसर 20,000 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये दोनों की दोनों 2 and 4 इज आर द अल्ट्रासाउंड्स बेटे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है वो बताना है। साइन आई ओवर साइन आर। ये देखो आर अकेला लिखा हुआ है, गलत है भाई, ये तो आई अकेला लिखा हुआ है, गलत है। यहाँ पे साइन आई और साइन आर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। हालांकि ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। यहाँ पर देखो एन को इधर ले आओ, साइन आर को इधर ले आओ, तो यस एग्जैक्टली यही फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा। अच्छा जी, प्लेन मिरर की डायग्राम कौन सी है, ये तो नहीं है। प्लेन मिरर करता क्या है, रिफ्लेक्शन करता है बेटा। तो लाइट आएगी, टकराएगी, टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये कहाँ पे शो हो रहा है बेटा, ऑप्शन डी में शो हो रहा है बेटा। अच्छा, बी में क्यों नहीं है, क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। ये बराबर लग रहे हैं, नहीं। यहाँ पे देखो ये बराबर है, यस। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर व्हेन देयर इज रिफ्लेक्शन बेटे। अब एक ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखा गया है, उस प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है। मैं आपको वैसे ही जनरली बता रहा हूँ बेटा, वर्चुअल इमेज बनाता है। तमाम की तमाम वर्चुअल इमेजेस आपके पास अपराइट होती हैं, लैटरली इन्वर्टेड होती हैं। लैटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ़्ट राइट होता है और राइट लेफ़्ट होता है बेटा। सेम डिस्टेंस पे होती हैं, इसी तरीके से सेम साइज़ की होती हैं। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा प्लेन मिरर के। अब इनमें से जो वाक़ई में है तो वो आप लिख दें बेटे। तो आपको दिख रहा होगा बेटा, डी इज़ द ऑप्शन बेटे, वर्चुअल एंड सेम साइज़। इसमें वर्चुअल है लेकिन स्मॉलर साइज़, रियल तो होती ही नहीं है बेटे। ठीक है। अच्छा, आपके पास बोला हुआ है व्हाट इज़ द पॉसिबल क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल होता क्या है, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा स्पेशल इंसिडेंट एंगल होता है, मैं आपको करके बताता हूँ। देखो ये लाइट रे आई, टकराई, टकरा के कितना डिग्री रिफ्रैक्ट हो गई, 90 डिग्री। ये नॉर्मल बना हुआ है, और एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पे लाइट रे आए, टकराए और कितना बेंड हो जाए, 90 डिग्री बेंड हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से पहले पहले ना नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रही होती है, जैसे ये हो रही है। अगर आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से बड़ा हो गया ना, तो अब आपके पास क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो ये आपके पास क्या बता रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, के लाइट रिफ्रैक्ट हुई नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट ही हो गई। और ये आपको क्या बता रहा है कि बेटा ये रिफ्रैक्शन है। 40 पे रिफ्रैक्शन हो रही है और 50 पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब क्रिटिकल एंगल इन दोनों के बीच में ही होगा कहीं। तो भाई 40 और 50 के बीच की वैल्यू मैं यहाँ पे देख लूँगा ऑप्शन में, एंड दैट इज़ 45। सेट बेटे। आपके पास यहाँ पे बताना है इन विच केस द मैग्निफिकेशन इज ग्रेटेस्ट। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाइट ऑफ इमेज या लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हर जगह आपने क्या करना है, यहाँ पे जिस तरीके से 3.5 ओवर 0.8 कर दिया, 4.7 ओवर 0.6, 4.8 ओवर 0.7,
5.2/0.9 बेटे, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन आपके पास इस चीज़ की आ रही है बेटे, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब जरा देखो W पे क्या क्या लिखा हुआ है, साउथ साउथ, तो हम लिख देते हैं बेटे W इज, दिस इज साउथ एंड साउथ। X पे क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। अब जरा देखो इस रॉड का साउथ ये रहा, तो नॉर्थ कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो दिस इज नॉर्थ बेटे। अब इस रॉड का साउथ यहाँ पर है, तो इसका नॉर्थ कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। तो बेटा वाई के ऊपर किस तरीके के नोटेशन होंगे बेटे, नॉर्थ नॉर्थ, कहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ नॉर्थ बेटा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बेटा, समझे बेटे। अच्छा जी, आपके पास इन्होंने बोला हुआ ये है, आपके पास एक P और Q है बेटा, ये दो वायर्स हैं, इनको हमने कनेक्ट कर लिया है। पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम लोग कितने वोल्टेज का दे रहे हैं, 9 का, और आपके पास करंट कितना है, 0.75। तो बेटे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से बेटे रेजिस्टेंस निकाल ली, कैसे, V इज इक्वल्स टू IR करके। वोल्टेज आपके पास कितना है बेटे, वोल्टेज इज 9, और करंट आपके पास कितना है बेटे, 0.75। तो 9 और 0.75, तो आपके पास रेजिस्टेंस आ गई बेटे 12। अब इन्होंने बोला हुआ ये है सवाल में कि यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आपको 12 ओम की ही रेजिस्टेंस है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इज इनसाइड द ट्यूब। मैंने पहले देख लिया ना कि रेजिस्टेंस आ कितनी रही है, तो अब मैंने देख लिया इनमें से किस में आपके पास रेजिस्टेंस 12 ओम आएगी। बेटे एक चीज़ याद रखना, अगर आप 6 ओम और 0.75 ओम किस में लगा रहे हो, पैरेलल में, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से भी छोटी आती है। ज़रा देखो इन दोनों में इंडिविजुअल सबसे छोटा कौन है, 0.75। यहाँ पर आंसर 0.75 से भी छोटा आएगा, हालांकि हमें क्या चाहिए, 12। याद रखना पैरेलल में कंबाइंड रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से भी क्या आती है, छोटी। अब देखो एक इंडिविजुअल 6 था, एक इंडिविजुअल 0.75 था, तो 0.75 से भी छोटी आएगी। 0.75 और 6 नहीं, इनको सीरीज में तो ऐड अप कर लेते हैं बेटा, ऐड अप करूँगा तो 6.75 आ रहा है, तो ये भी गलत है। अच्छा ये देखो ऑप्शन डी, 20 और 30 ओम इन सीरीज, तो ये तो 50 ओम बना देगा, क्योंकि सीरीज में तो रजिस्टर ऐड कर देता ना बेटा, 50 ओम, मुझे तो 12 चाहिए, तो मैंने सी का मालूम भी नहीं किया और मैंने पता कर लिया कि दिस वुड बी 12, और अगर करोगे तो देखना 12 भी आएगा। ये बड़ा मज़ेदार सा सवाल था बेटा 34। क्वेश्चन में आपके पास ये था, देखो जिस तरीके से मैथमेटिक्स में वेक्टर होते हैं ना, जिसमें हम लोग रेशियोज होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ये भी है। आपके पास यहाँ का रेजिस्टर कितना है, R, यहाँ का कितना है, 2R। तो मतलब ये सीरीज सर्किट है, सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड। वोल्टेज डिवाइड कैसे होता है, अब जरा देखो यहाँ पे R है और यहाँ पर 2R है, तो वोल्टेज 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ 3 हिस्सों में, जरा देखो यहाँ पे एक हिस्सा R, यहाँ पे कितने हिस्से, 2R, तो R + 2R कितना हो गया, 3R। तो योर वोल्टेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, जिसमें से इसके पास कितने पार्ट जाएंगे, इसके पास R कितने, सर एक ही R है, तो इसके पास कितना वोल्टेज जाएगा, इस पूरे का एक पार्ट ही जाएगा बेटा। इसके पास कितने पार्ट जाएंगे, 2 पार्ट, सर क्यों, इसके पास कितने R हैं, 2R हैं बेटे। तो बेटा एक पार्ट E/3 का है, तो 2 पार्ट किसके बराबर हो जाएंगे, 2E/3। ठीक हो गया बेटा। अब अगर इन्होंने बोला वोल्ट मीटर की रीडिंग आपकी क्या होगी, जब मैंने रेजिस्टेंस को 0 से 2R तक किया, वेरिएबल रेजिस्टर, जब 0 होगा तो वोल्टेज भी इसका क्या होगा, 0। जब 2R होगा तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2E/3, तो इट इंक्रीजेस टू 2E/3। सीरीज में याद रखना वोल्टेज हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है बेटा, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन सी डिवाइस में हो रही है बेटे, तो बेटा आपके पास ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, हम लोग AC करंट देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो आयरन होता है वो आपके पास एक मैग्नेट बनता है बेटा, ऑल्टरनेटिंग फील्ड लाइंस वाला। वो ऑल्टरनेटिंग फील्ड लाइंस आपके पास सेकेंडरी कॉइल में पास होती हैं और आपके पास इंडक्शन हो जाती है, EMF इंड्यूस हो जाता है बेटा। आपके पास एक बीटा पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है।
विच फील्ड डिफ्लेक्ट्स पार्टिकल टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज। अब जरा देखो, याद रखना इसके लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल कर लेंगे। टॉप ऑफ द पेज मतलब आपके पास है क्या कि ये बीटा पार्टिकल बेटे आपके पास ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। याद रखना ये है बीटा पार्टिकल की डायरेक्शन। जो बीटा पार्टिकल की डायरेक्शन है ना बेटा, करंट बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब जिस देखो तो करंट आपके पास क्या होती है, सेकंड फिंगर करंट होती है। बीटा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है ना, करंट कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ। ये जो मिडल फिंगर है, जो आपकी सेकंड फिंगर है, ठीक है, ये आपका कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ। अब ये कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ। मतलब आपके पास करंट जो है वो लेफ्ट की तरफ है और थंब जो है वो ऊपर आ रहा है। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, देखते हैं, ये आपके पास करंट जो है वो लेफ्ट की तरफ और फोर्स ऊपर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो है वो आउट ऑफ द पेज आ रही है या इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। वेरी गुड बेटे, हमने फिंगर्स को अलाइन करके देख लिया और वो यही हो रहा था बेटा। अब जरा देखो, थोरियम में क्या इमिट किया है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 और इसका प्रोटॉन नंबर होता है 2, हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। थोरियम में से अल्फा निकल जाएगा तो ऊपर में से -4 कर दो, नीचे से -2 कर दो, तो 223 - 4 219, 90 - 2 आपके पास 88 हो जाएगा। तो आपके पास कहाँ पर है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से ज़रा देखो, एक रेडियो एक्टिव सोर्स से 2 सेंटीमीटर अवे रखी हुई है जीएम काउंटर से। अ शीट ऑफ पेपर इज प्लेस बिटवीन द जीएम काउंटर, द काउंट रेट डिक्रीजेस टू अ वैल्यू ग्रेटर देन बैकग्राउंड। मतलब जब मैंने पेपर रखा ना तो वैल्यू आपके पास बेटे डिक्रीज हुई। कितनी डिक्रीज हुई, जितने बैकग्राउंड रेडिएशन थे। अब हमें नहीं पता बैकग्राउंड रेडिएशन कितने, तुम्हें पता है, नहीं, कोई बताया हुआ ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो कम हुए। तो बेटा पेपर रखने से रेडिएशंस कम हुई, मतलब पेपर रखने से कौन स्टॉप होता है, अल्फा। मतलब यहाँ पे अल्फा तो है। अ शीट ऑफ एल्युमिनियम रिप्लेसेस द पेपर एंड काउंट रेट डिक्रीजेस टू बैकग्राउंड रेडिएशन। मतलब एल्युमिनियम रखने से भी काउंट रेट कम हुआ, तो मतलब एल्युमिनियम रखने से कौन स्टॉप होता है बेटा, बीटा स्टॉप होता है। तो यहाँ पर बीटा भी है। क्या हुआ, अल्फा भी तो होगा। हाँ, तो वो अल्फा इसलिए हम लोगों ने कहा पहले से ही है। तो बीटा भी आपके पास क्या हो गया, रुक गया, अल्फा भी रुक गया। अब व्हाट इज द रेडिएशन, आपके पास अभी तक अल्फा और बीटा की ही इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या गामा की कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे अल्फा और बीटा को ही लिखेंगे बेटा। अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट अर्थ इज करेक्ट, अर्थ के लिए क्या करेक्ट है, इट हैज़ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, बिल्कुल ठीक बोला हुआ है। वैसे अभी तक तो ये सही लग रही है। इट इज़ अ स्टार, अर्थ इज़ अ प्लैनेट, स्टार नहीं है। इट रोटेट्स ऑन इट एक्सिस आफ्टर नहीं, 24 आवर्स होता है। इट ऑर्बिट्स द मून, नो, मून ऑर्बिट्स द अर्थ बेटे। अ टीचर आस्क्ड टू स्टूडेंट टू डिस्क्राइब रेडशिफ्ट। रेडशिफ्ट होता है क्या है बेटा, गैलेक्सीज आर मूविंग अवे, बिग बैंग हुई भी है, बिग बैंग की आपके पास एविडेंस है बेटे। रेडशिफ्ट बेटे कि आपके पास लाइट फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज आर बिंग रेड शिफ्टेड बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द एन एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग। तो बेटा बिग बैंग में होता क्या है बेटा, ये रेड शिफ्ट में होता है क्या है, इट इज़ अ डिक्रीज इन ऑब्जर्व वेवलेंथ। गलत जवाब, वेवलेंथ आपकी हमेशा क्या हो रही है बेटे, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही बेटे। तो दिस इज अ रॉन्ग वन बेटे। रेडशिफ्ट बताते ही क्या है कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। इट अकर्स बिकॉज स्टार्स एंड गैलेक्सी मूव अवे फ्रॉम अर्थ, यस। और ये आपके पास प्रूफ भी है किसका बेटा, बिग बैंग का बेटा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सो बेटा ये आपको पेपर पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।